Bismillahirrahmanirrahim. So yesterday we start from movement disorder. ठीक है जी। इंटरनल मेडिसिन में हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे न्यूरोलॉजी के अंदर। कल वाली टॉपिक थोड़ी सी मैं बताता चलूँ, उसमें हमने मूवमेंट डिसऑर्डर के अंदर पार्किंसन डिजीज़ के ऊपर बात की थी। ठीक है। पार्किंसन डिजीज़ स्पेशली एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है जो ओल्डर एजेस को अफेक्ट करती है। उसमें आप लोगों ने याद रखना है डोपामीन एक्टिविटी कम होती है, एसिटाइल कोलिन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। उसमें ट्रैप कवर्ड याद रखें, TRAP। टी स्टैंड फॉर ट्रेमर, जिसको हम रेस्टिंग ट्रेमर कहते हैं, और आर फॉर रिजिडिटी, कॉगवील रिजिडिटी होती है, और ए फॉर एकाइनेजिया, और पी फॉर पोस्टल इंस्टेबिलिटी। ठीक है जी। चार बातें अगर ओल्डर एज के मरीज में आते, थिंक अबाउट पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है उसमें हमें डोपामीन को बढ़ाना है और एसिटाइल कोलिन को कम करना है। उसमें लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा इससे स्टार्ट लेते हैं, और इसके साथ एंटाकेपोन या टोलकेपोन, ये हम कोई ड्रग इकट्ठा मिलाते हैं, कम्बिनेशन थेरापी, ताकि जो ड्रग की इफेक्ट है उसको हम क्या करें, इंक्रीज कर सकें। पार्किंसन डिजीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एग्जाम के अंदर आता है कि अगर एक बंदा है वो मेडिसिन ले रहा है और उसको तीन चीज़ें आ गई, ड्राई माउथ, ड्राई आइज और यूरिनरी रिटेंशन, इट्स मीन कि एंटी मस्कुरेनिक एजेंट है। ठीक है, ट्रेमर के लिए वो ले रहा था, और उसका नाम बेंस्ट्रोपिन है। क्या चीज़ है? बेंस्ट्रोपिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक और ड्रग बता दे जो पार्किंसन डिजीज़ के अंदर यूज़ करते हैं और वो माओ टाइप बी को इनहिबिट करते हैं, उसका नाम सेलिजिलिन है। क्या है? सेलिजिलिन। कल के टॉपिक के साथ एक और चीज़ ऐड करें, नीचे नोट में लेके, कि ऐसा ड्रग जो है पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ होता है, लेकिन वो वैसे इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए बनाया गया है। तो दो बातें गौर से सुने। ऐसा ड्रग जो रियलिटी में एंटी वायरल है, क्या है? एंटी वायरल, इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन में देते, लेकिन उस ड्रग में ये एबिलिटी भी है कि वो ट्रेमर को कम कर सकती है। उसका नाम एमेंटाडीन है। क्या है? एमेंटाडीन, AMANTIDINE, अमंटाडीन। अमंटाडीन इज अ ड्रग that is normally used for influenza virus but also role in Parkinson disease because it decrease tremors। ये किसको कम करती है? ट्रेमर को। इसका एंटी मस्करेनिक इफेक्ट होता है। AMAN, एमेंटाडीन, TADINE, एमेंटाडीन। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर आता है। तो क्वेश्चन कैसा है एग्जाम में? ऐसा एंटी वायरल एजेंट बताएं जो पार्किंसन में भी दे सकते हैं, उसका नाम क्या होगा? एमेंटाडीन होगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जहन में रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट डिसऑर्डर के अंदर द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड हंटिंगटन डिजीज। ठीक है, तो हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय हंटिंगटन डिजीज। आज हम ये पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, ओके। तो आप लोगों ने याद रखना है जो हंटिंगटन डिजीज है इसमें लेके हाइपर काइनेटिक, हाइपर काइनेटिक, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मूवमेंट एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट एंड बिहेवियर चेंजेस इन मिडल एज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन डिजीज एक एबनॉर्मल मूवमेंट का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम तो मूवमेंट डिसऑर्डर पढ़ रहे, तो इसके अंदर भी जो पेशेंट की मूवमेंट है वो इनवॉलेंट्री होती है, और इनवॉलेंट्री मूवमेंट विच इज पर्पसलेस, इसको हम कोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरिया। एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज ऑफ कोरिया। तो कोरिया प्लस बिहेवियर चेंजेस जब भी एग्जाम के अंदर आ जाए, थिंक अबाउट हंटिंगटन डिजीज। याद रखें इस डिजीज के अंदर इसकी जो जेनेटिक्स है ये फैमिली हिस्ट्री के साथ आता है, लेकिन एग्जाम के अंदर आता है कि जो हंटिंगटन डिजीज है इसकी जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या है? इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। ये क्या होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। आप लोग को अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक बंदा है उसको हंटिंगटन डिजीज है, लेकिन जनाब वो अभी रिसेंटली उसका जनाब फॉर एग्जाम्पल बेबी डिलीवर होने वाला है, तो हंटिंगटन डिजीज के बंदे में उसके आने वाले बच्चे में कितना परसेंट चांस होता है कि उसके बच्चे में भी वो डिजीज हो? आंसर इज 50%। कितना? 50।
जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होती है तो हर प्रेगनेंसी में 50% चांस होता है कि उसके बच्चे में भी वो डिजीज चला जाए, और इस डिजीज के लिए एक डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन चाहिए, चाहे वो पेटर्नल हो या मैटरनल हो। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, हंटिंगटन डिजीज के अंदर जो क्रोमोसोम का इशू होता है, क्रोमोसोम दैट इज 4, किस क्रोमोसोम का? 4। तो हंटिंगटन डिजीज के अंदर क्रोमोसोम 4 का मसला होता है और एच डी जीन का मसला होता है। कौन से जीन का? एच डी जीन। जब डॉक्टर ने क्रोमोसोम 4 के ऊपर ये मालूम किया कि हंटिंगटन डिजीज का प्राइमरी डिफेक्ट किस क्रोमोसोम पे है? 4। तो उन लोगों ने डिजीज के नाम से जीन का नाम भी रख दिया। एच डी स्टैंड फॉर हंटिंगटन डिजीज जीन, जिसका नाम क्या होता है? हंटिंगटन डिजीज जीन। तो एच डी जीन डिफेक्ट ऑन क्रोमोसोम 4 विच इज ऑटोसोमल डोमिनेंट इन नेचर इज नोन एज हंटिंगटन डिजीज। तो जब भी तीन बातें अब इकट्ठी हो जाए, कोरिया मीन इनवॉलंटरी मूवमेंट प्लस बिहेवियर चेंजेस एंड पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, ये तीन बातें अब जब आती है, थिंक अबाउट हंटिंगटन डिजीज। ठीक है जी। अब लेके इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि जब हंटिंगटन डिजीज का जो मरीज है वो आपके पास पेशेंट आता है क्लिनिक में, तो हमें इसकी क्लिनिकल फीचर पे गौर करना चाहिए। तो इसमें तीन बातें आप लोगों ने याद रखनी है। नंबर 2, सबसे पहले तो हम लेंगे पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि जब भी पेशेंट आता है तो उससे पूछते हैं कि आपके खानदान में सेम प्रॉब्लम है कि नहीं। तो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री एंड इसके साथ साथ नंबर 1 पेशेंट हैव दैट इज कॉल्ड कोरिया। कोरिया स्टैंड फॉर इनवॉलंटरी एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, पर्पसलेस मूवमेंट। ये लोग जब जाते हैं कहीं पे, आप उससे पूछे किधर जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, इनको अपनी टारगेट का नहीं पता होता। तो इनवॉलंटरी पर्पसलेस मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ऑफ कोरिया। ठीक है। अगर एक बंदा जा रहा है लेकिन उसको जाने के दौरान कभी वो इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है, लेकिन उसको अपनी टारगेट का पता हो कि मैंने उधर जाना है, लेकिन जाते वक्त जो है उसकी बैलेंस नहीं है, उसको एटाक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एटाक्सिया। लेकिन इफ यू आर गोइंग बट यू डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, मतलब आपको टारगेट का नहीं पता, इनवॉलंटरी पर्पसलेस मूवमेंट है, तो उसका नाम क्या है? कोरिया है। नंबर 2, बिहेवियर चेंजेस। इन लोगों में क्या होती है? बिहेवियर चेंजेस। अब यहाँ पे बिहेवियर चेंजेस का मतलब यह है, दीज पीपल समटाइम डेवलप डिप्रेशन सिम्टम। किस में जाते हैं? डिप्रेशन। कभी कभार साइकेट्रिक सिम्टम में जाते हैं, हेलुसिनेशन में जाते हैं, इल्यूजन में जाते हैं। कभी कभार इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ये लोग चाहते हैं कि बस, ये लोग समझते ऐसे है कि इन लोग का दुनिया में कोई फायदा नहीं है, ये दूसरे लोगों से अपने आप को आइसोलेट करते हैं। दैट इज कॉल्ड सोशल आइसोलेशन। उसको क्या कहते हैं? सोशल। तो कभी ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस में जाते हैं, कभी कहते हैं कि मेरे सामने कोई चीज़ कड़ी है, कभी कोई चीज़ जो कड़ी होती है उसको गलत परसीव करते हैं। इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, कभी डिप्रेशन, इन चीज़ों का आना जाना, इसको हम बिहेवियर चेंजेस कहते हैं। ठीक है। तो डिप्रेसिव मूड इन लोगों में होता है। कौन सा? डिप्रेसिव मूड। और इसके साथ साथ कभी कभार इन लोगों के साथ जो भी होता है तो 90% लोग उसको दोबारा रिकॉल नहीं कर सकते। तो देयर इज डेमेंशिया। इन लोगों में क्या होती है? डेमेंशिया। व्हाट इज डेमेंशिया? डेमेंशिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस। क्या होता है? मेमोरी लॉस। तो एजड मतलब यह है कि मिडिल एज का बंदा जो कितनी चीज़ों के साथ आ जाए, क्या बात? 3 चीज़ों के साथ। नंबर 1 कोरिया, अल्टर्ड बिहेवियर एंड डेमेंशिया, और इन 3 चीज़ों के साथ उसकी फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव हो। वो बताएगा कि मेरे वालिद साहब को भी सेम इशू है। थिंक अबाउट विच डिजीज? हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन डिजीज जो है जेनेटिकली कौन सा नेचर का होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। और क्रोमोसोम किसका मसला होता है? 4 का मसला होता है। अब अगर हंटिंगटन डिजीज हम सोचते हैं तो हाउ वी कैन डायग्नोसिस, तो लेके डायग्नोसिस, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है? हमने तो फीचर्स देख लिए, लेकिन अभी हमने ये देखना है कि हाउ वी कैन डायग्नोज हंटिंगटन डिजीज। अगर आपके पास मरीज आता है और वो आपको कहता है कि डॉक्टर साहब उसको ये 3 चीज़ें हैं, तो आप फैमिली हिस्ट्री लेंगे क्या? नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले लेके वी विल आस्क फैमिली हिस्ट्री। हम क्या पूछेंगे? फैमिली हिस्ट्री। नंबर 2 जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? जेनेटिक टेस्टिंग। और किस जीन को हम टेस्ट करेंगे? एच डी जीन को। किस चीज़ को? एच डी जीन। जो एच डी जीन है क्रोमोसोम 4 के ऊपर, उसके अंदर म्यूटेशन होती है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर हंटिंगटन डिजीज दैट इज जेनेटिक टेस्टिंग। जब तक इस जीन को हम टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम डिजीज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। फैमिली हिस्ट्री और ये 3 चीज़ें हमें बताती है कि आप कौन सा इन्वेस्टिगेशन करें? जेनेटिक टेस्टिंग।
दैट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ये क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। नंबर 3, हम पेशेंट की एहतियातन और डायग्नोस को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं? एमआरआई। एमआरआई ऑफ द ब्रेन करते हैं। और याद रखें, इसमें जो फोर ब्रेन का हिस्सा है जिसको हम कहते हैं बेसल गेंगलिया, क्या कहते हैं? बेसल गेंगलिया, उसकी जनाब क्या होती है? एट्रोपी। बेसल गेंगलिया के अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, वो साइज में क्या हो जाते हैं? छोटे। इस लीजन को हम कहते हैं सेरेब्रल एट्रोपी। क्या कहते हैं? सेरेब्रल एट्रोपी। तो प्लीज याद रखें, हंटिंगटन डिजीज के अंदर ऑन एमआरआई ऑफ द ब्रेन द पेशेंट विल हैव विच फाइंडिंग? सेरेब्रल एट्रोपी। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो ब्रेन है उसको टिपिकली हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। एक्सीलेंट। सबसे लार्जेस्ट पार्ट, जो सबसे मेन पार्ट है, वो फोर ब्रेन है, क्योंकि इट कंटेन सेरिब्रम। और फोर ब्रेन के अंदर जो डीपर पार्ट है, जो हमारी मूवमेंट वगैरह का कंट्रोल करती है, उसको बेसल गेंगलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसल गेंगलिया। इतना याद रखें, बेसल गेंगलिया इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन विच कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। लेकिन इस बंदे को कोरिया है एंड देयर इज इनवॉलंटरी मूवमेंट, तो उसमें फोर ब्रेन के अंदर कौन सा एरिया डैमेज होगा? बेसल गेंगलिया। फिर जो बेसल गेंगलिया है उसके अंदर स्पेशल न्यूरॉन्स होती है, और स्पेशल न्यूरॉन के अंदर याद रखें, वो जगह जो सेरेब्रम के अंदर बेसल गेंगलिया की क्या होती है? एट्रोपी। तो इसके अंदर दो जगहों की होती है। नंबर 1 क्वाडेट, एक का नाम क्या है? क्वाडेट, और दूसरे का नाम है प्यूटामिन। ये दो ऐसी जगह है सेरेब्रल एरिया के अंदर बेसल गेंगलिया में, इन दोनों एरियाज की एट्रोपी होती है। किस डिजीज के अंदर? हंटिंगटन डिजीज। तो प्यूटामिन एंड क्वाडेट, दीज आर द एरिया ऑफ द बेसल गेंगलिया। और इन एरिया की जो न्यूरॉन है वो साइज में क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, इसलिए इनको हम कहते हैं एट्रोपी। तो सेरेब्रल एट्रोपी इज अ बिग वर्ड, एक बहुत बड़ी मतलब वर्ड है, लेकिन इसके अंदर इन एरियाज के अंदर जनाब इसकी मेन एट्रोपी होती है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं कि जो फॉर एग्जांपल हंटिंगटन डिजीज है, आपने डायग्नोज कर दिया, पेशेंट आता है मिडिल एज में 3 बातों के साथ। नंबर 1, उसको कोरिया है, बिहेवियर चेंजेस है, और रिसेंटली उसके साथ जो भी होता है उसको याद नहीं रहता, तो उसको डिमेंशिया है। ये 3 बातें अगर आप पेशेंट में देखें और वो कहते सेम चीज़ मेरे वालिद साहब को भी ये प्रॉब्लम थी, जब वो मेरे एज में थे तो उसको ये प्रॉब्लम आती रहती थी, लेकिन अब उसकी सिविरिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है? कम। तो मीन इन 3 चीज़ों के साथ फैमिली हिस्ट्री आना, थिंक अबाउट हंटिंगटन डिजीज। आपने एमआरआई की है और उसमें सेरेब्रल प्यूटामिन प्लस क्वाड्रेट एरिया के अंदर एट्रोपी भी है, फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव है, और आप जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं और उसमें HD जीन का अंदर इशू आते हैं क्रोमोसोम किस पे? 4 पे, देन यू आर श्योर कि माई पेशेंट इज हैविंग हंटिंगटन डिजीज। तो फिर आप क्या करेंगे? बीइंग अ डॉक्टर वी शुड ट्रीट इट। फिर कि ट्रीटमेंट क्या होगी? अब ये मसला इन्फेक्शियस है कि जेनेटिक है? शाबाश, जेनेटिक है। और जेनेटिक चीज़ को, डिजीज को हम कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते, तो देयर इज नो क्योर। सबसे पहले तो लेके कि इसकी जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम डिजीज के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, फीचर्स है, उसकी प्रोग्रेशन को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन ड्रग यूज फॉर दिस डिजीज दैट इज रिजरपाइन। उसका नाम क्या है? रिजरपाइन। सो रिजरपाइन इज द ड्रग विच डिक्रीज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दिस हंटिंगटन डिजीज। लेकिन इसको हम कंप्लीटली ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इन लोगों में एफ डिप्रेशन, अगर फिर हम ड्रग देते हैं SSRI। क्या? SSRI, ये हम डिस्कस करेंगे, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRI एक फैमिली का नाम है। इसके अंदर जो ड्रग आता है उसका नाम है एस्टालोप्राम। ये नाम सुना है कि नहीं? एस्टालोप्राम एक ड्रग है जो SSRI के अंदर है, लेकिन ये ड्रग हम तब देंगे जब पेशेंट को एफ डिप्रेशन इज प्रेजेंट। अगर इसको क्या चीज़ है? डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स है तो हम SSRI देंगे, वरना SSRI देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखे फॉर एग्जांपल, प्लीज क्विक देखे, दिस इज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन, इसके दरमियान ये साइनेप्स या क्या होता है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। इधर गौर से सुने, यहाँ पे इस एक्सॉन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर बनती है, उसका नाम है सेरोटोनिन। कौन सा? सेरोटोनिन।
और एक और बनता है, उसका नाम है नॉर एड्रीनलिन। कौन सा? नॉर एड्रीनलिन। जब सेरोटोनिन यहाँ से रिलीज होता है तो फिर यहाँ पे ये अपने रिसेप्टर पे काम करेगा कि नहीं, और जब नॉर एड्रीनलिन रिलीज होता है तो ये अपने रिसेप्टर पे काम करेगा। और से सुने, जब सेरोटोनिन अपने रिसेप्टर पे काम करे और नॉर एड्रीनलिन अपने रिसेप्टर पे काम करे तो फिर ये काम करते रहेंगे या एक टाइम के बाद डिटेच होंगे? शाबाश, एक टाइम के बाद डिटेच होंगे, क्योंकि अगर ये करते रहेंगे काम तो ओवर एक्साइटेशन होगी कि नहीं। दैट इज वी डोंट नीड फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो जब ये सेरोटोनिन अपने टाइम के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक, नीड के मुताबिक काम करेगा तो फिर ये रिसेप्टर से डिटेच होगा कि नहीं। और से सुने, और जो सेरोटोनिन ब्रेन के अंदर काम करता है, इससे मूड रिलैक्स होती है, इससे मूड खुशगवार होती है, मूड में एक्साइटमेंट आती है। तो नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन ये मूड को रिलैक्स करने में हेल्प करती है। ये एक्शन इन दोनों की हम ब्रेन में डिस्कस करें कि बॉडी में? ब्रेन के अंदर हम मूड की बात करें। अब और सुने, अब ये जो सेरोटोनिन डिटेच हुआ और ये आया था जनाब कहाँ से? इस न्यूरॉन से, और इस पे काम कर गया, तो इसको ज़ाया करना है कि स्टोर करना है? स्टोर करना है, दोबारा भी तो उसने काम करना है। तो ये सेरोटोनिन हम दोबारा इस न्यूरॉन को वापस देते हैं ताकि यहाँ पे जाकर एक स्टोर हो जाए, और जिस चीज़ के अंदर ये स्टोर होते हैं उसको वेजिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिकल। तो दो बातें, सेरोटोनिन रिलीज व्हेन एक्ट ऑन द रिसेप्टर, it will detach and will go back into the neuron from where it come and stored in the vesicle। इस सेरोटोनिन का वापस जाना, ये पहली दफा जा रहे कि अब पहले आया था अब वापस जा रहे, तो इस देखे रिलीज हुआ था और एक्शन करने के बाद अब वापस जा रहे उस न्यूरॉन को जहां से आया था। तो इस सेरोटोनिन का वापस जाने को सेरोटोनिन रीअपटेक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरोटोनिन रीअपटेक। ये नॉर एड्रेनलिन जब काम करेगा तो ये भी वहां से वापस जाएगा कि नहीं, तो इसको कहते हैं नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक। दोबारा लेना, इसका नाम क्या है? रीअपटेक है। अब और से सुने, जिन लोगों में डिप्रेशन होती है उन लोगों के अंदर जो ख्यालात आते हैं कि यार मेरे तो इस दुनिया में कोई फायदा नहीं है, आइसोलेशन, लैक ऑफ सोशल इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड इनहेडोनिया, ठीक है, सुसाइडल अटेम्प्ट्स, वेट गेन, इंसोम्निया, नींद का ना आना, ये सारे डिप्रेशन के सिम्टम है कि नहीं। अब इस तरह की ख्यालात या सिम्टम जिस बंदे में परसिस्ट करे मोर देन 2 वीक्स के लिए, कितने? 2 वीक्स के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन। डिप्रेशन के मरीज में हमेशा साइकेट्री के अंदर याद रखे, इन लोगों में सेरोटोनिन और नॉर एड्रेनलिन का जो लेवल है वो क्या होता है? वो कम होता है। तो डिक्रीज सेरोटोनिन, डिक्रीज नॉर एड्रेनलिन लीड्स टू डिप्रेशन। अब डिप्रेशन के मरीज में हम इन दोनों की लेवल को बढ़ाना चाहेंगे कि कम करना चाहेंगे? बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि डिप्रेशन में पहले से ये दोनों क्या है? कम है। और से देखे तो जो सेरोटोनिन यहाँ से आया था और उसने वापस जाना है, तो हम इसकी वापस जाने को एक्टिवेट ज़्यादा करेंगे कि इनहिबिट करेंगे? इनहिबिट करेंगे। अगर आप इसको एक्टिवेट करेगी तो यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे लेवल क्या हो जाएगा? कम। तो जब रिसेप्टर एक्टिवेशन नहीं होगी तो मूड कैसे रिलैक्स होगा? हम चाहेंगे डिप्रेशन में कि सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन रिसेप्टर पे ज़्यादा काम करे कि कम? ज़्यादा काम करें, और जितने ये ज़्यादा काम करेंगे उतना मूड रिलैक्स होगा, क्योंकि इनका लेवल तो डिप्रेशन में कम होता है। तो हम इस सेरोटोनिन की वापस जाने को, जो नॉर्मल जा रहा है डिप्रेशन में, यहाँ पे लेवल कम है कि ज़्यादा है? कम है, तो हमने तो बढ़ाना है। तो हम इस सेरोटोनिन की वापस जाने को इनहिबिट करेंगे कि कम एक्टिवेट करेंगे? इनहिबिट। नॉरएड्रेनालिन यहाँ पे होना चाहिए कि न्यूरॉन में होना चाहिए? रिसेप्टर पे होना चाहिए। तो उसकी वापस जाने को भी क्या करना है? इनहिबिट। अगर आप ऐसा ड्रग दे दें कि वो सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन में सिलेक्शन करे दोनों में कि एक को मैंने वापस नहीं जाने देना, और वो कौन सी चीज़ है? सेरोटोनिन, तो उस ड्रग का नाम है सेलेक्टिव, और किसको इनहिबिट करेगी? सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो ऐसा ड्रग जो यहाँ पे काम करता है कि वापस ना जा, तो यहाँ पे खड़ा हो और इस पे काम करता रहे ताकि मूड में चेंजेस आ जाए, तो उस ड्रग का नाम क्या है? SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अगर मैं एक ड्रग देता हूँ, गौर से सुने, और वो सेरोटोनिन और किस में, व्हाट इज दिस, नॉर एड्रेनालिन, इनमें से सिलेक्शन कराता है किस चीज़ की? नॉर एड्रेनालिन, और इसकी रीअपटेक को क्या करता है? इनहिबिट। तो उस ड्रग का नाम सेलेक्टिव नॉर एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है। मेरी बात समझ गए? ऐसा ड्रग जो सेरोटोनिन को या इनहिबिट करे या नॉर एड्रेनालिन को, दोनों डिप्रेशन में यूज होते हैं। तो एंटी डिप्रेसिव ड्रग में SSRI भी है और SNRI भी है।
SSRI का क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है? एस्टालोप्राम है। और ऐसा ड्रग जो किसकी रीअपटेक इनहिबिट करे? नॉरएड्रेनालिन। तो उसके अंदर आता है डोलऑक्सिटीन। उसके अंदर क्या आता है? डोलऑक्सिटीन एंड परऑक्सिटीन। तो डोलऑक्सिटीन एंड परऑक्सिटीन ये भी हमारे पास एंटी डिप्रेसिव है, लेकिन ये क्या करते हैं? ये नॉरएड्रेनालिन को वापस जाने नहीं देती। चले जी, आखिरी बात, एक ड्रग है जो कहाँ पे काम करता है? शाबाश, इधर। किसको इनहिबिट करते हैं? सेरोटोनिन। सेम ड्रग किसको भी इनहिबिट करते हैं? शाबाश, नॉरएड्रेनालिन। यार एस्टाडोप्राम सिर्फ किसको वापस जाने नहीं देगा? वेरी गुड। ये जो डोलॉक्सिटीन परऑक्सिटीन है ये सिर्फ किसको वापस जाने देगा? नॉरएड्रेनालिन। लेकिन ये जो ड्रग अब निकलने वाला है इसने न सेरोटोनिन को वापस जाने देना है और न नॉरएड्रेनालिन को। तो ये सेलेक्टिव है कि नॉन सेलेक्टिव? नॉन सेलेक्टिव है। इस ड्रग का नाम TCA है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। उसको क्या कहते हैं? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। उसको हम पढ़ेंगे डिटेल से, एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, एमेप्रामिन, उसके अंदर वो ड्रग आती है। क्लियर है? तो अभी गौर से सुने, मेरे हाथ में ये दो मार्कर है और इन दोनों मार्कर का नाम, एक का सेरोटोनिन है और एक नॉरएड्रेनालिन है। ये दोनों अगर रिसेप्टर पे काम करते रहेंगे तो मूड रिलैक्स होता है, लेकिन जब इसकी लेवल कम होती है तो मूड डिप्रेशन में चला जाता है। तो हमें इस एरिया के अंदर डिप्रेशन के लोगों में इन दोनों का लेवल क्या करना है? बढ़ाना है। तो ऐसा ड्रग जो इन दोनों में सेलेक्ट करे, किस चीज को? सेरोटोनिन को, और वापस जाने को रोके ताकि यहाँ पे रहे और ज्यादा काम करे, उसका नाम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। ऐसा ड्रग जो इन दोनों में सेलेक्ट करे, किस चीज को? नॉरएड्रेनालिन, वो सेलेक्टिव नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर है। और ऐसा ड्रग जो दोनों को वापस जाने ना दे उसका नाम TCA है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। अब आप लोगों के ख्याल में डिप्रेशन के लोगों में हमें इन दोनों का लेवल बढ़ाना है कि नहीं? लेकिन अब ड्रग ऑफ द चॉइस हमेशा डिप्रेशन के अंदर जो डॉक्टर देते हैं वो SSRI है। क्या है? SSRI। अब सवाल ये है, ये वाला ड्रग तो दोनों को वापस जाने नहीं देता, तो फिर ये क्यों नहीं देते ताकि ज्यादा काम करे? ये तो मूड में चेंजेस ला सकती है, लेकिन TCA के अनवांटेड साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो मतलब यह है कि आपने इफेक्ट को देखना है, साइड इफेक्ट को कम करना है। तो TCA भी का मेजर साइड इफेक्ट वो फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं होते। क्लियर है? तो अब यहाँ पे इस चीज को क्लोज करते हैं। अ मिडिल एज मेल या वुमेन केम टू द क्लिनिक विद अ कंप्लेन ऑफ कोरिया, बिहेवियर चेंजेस एंड डिमेंशिया। ये तीन चीजें जब भी आ जाए और उसकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, थिंक अबाउट हंटिंगटन डिजीज। उसकी जो प्रॉब्लम है क्रोमोसोम 4 पे होता है और हंटिंगटन डिजीज HD जीन का इशू होता है। ठीक है? इसकी इन्वेस्टिगेशन में जेनेटिक टेस्टिंग है, MRI है जिसमें सेरेब्रल एट्रोफी होती है, और साथ में जनाब हम आखिर में क्या करते हैं? फैमिली हिस्ट्री जरूर लेते हैं। ठीक है? और इसकी जो क्योर है वो पॉसिबल नहीं है, रिजर्पिन स्टार्ट करवाते हैं, और अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स पाए गए तो फिर हम SSRI देंगे जिसका नाम एस्टालोप्राम होता है। ठीक है जी? तो एंटी डिप्रेसेंट पे हम क्लास लेंगे, लेकिन इतना आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। एग्जाम के अंदर एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसा ड्रग जो बंदा डिप्रेशन के लिए ले रहा था लेकिन बाद में उसको एरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया। क्या हो गया? एरेक्टाइल डिस्फंक्शन। द पेशेंट कैन नॉट एबल टू अचीव इरेक्शन, इसको एरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। द मोस्ट कॉमन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑफ SSRI एरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये भी एग्जाम के अंदर आता है। तो जो ड्रग SSRI है उसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट मेल के अंदर एरेक्टाइल क्या होता है? डिस्फंक्शन होता है। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय। तो ये जनाब हमने डिस्कस किया है हंटिंगटन डिजीज। अभी आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे दैट इज कॉल्ड सीजर्स। ठीक है? कि व्हाट इज मेंट बाय सीजर्स एंड देयर टाइप्स विद फार्माकोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज। सीजर्स का मतलब होता है अनवांटेड एबनॉर्मल न्यूरोनल फायरिंग, दैट इज कॉल्ड सीजर्स। तो हम पहले के सिंपल अनवांटेड